हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल किसी कारण की वजह से आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग थ्योरी क्लास जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में से सारी थ्योरी क्लासेस आपको करा दी गई हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल हमारी क्लास यहाँ पर रुक गई थी, तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। ठीक है, देखिए लेव वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे। ये रूस के निवासी थे। ठीक है, रूस के निवासी थे। और इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, जिसे हम निर्मितवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये इनके कुछ नाम हैं। आपने नोट करा होगा सभी में सामाजिक शब्द आ रहा है, यानी कि यही इनका एक पासवर्ड बन जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया। इन्होंने क्या क्या शब्द दिए हैं एक बार देख लेते हैं। इन्होंने MKO दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता होगा, जैसे माता पिता हो गए, शिक्षक, बुद्धिमान, सहपाठी भी हो सकता है। एक उन्होंने ZPD दिया है। एक शब्द इन्होंने दिया है इसके फोल्डिंग। ठीक, ZPD क्या होता है बेटा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समस्या समाधान के दौरान बीच में नहीं, स्टार्टिंग में भी नहीं। बीच में किस में दी जाती है, स्टार्टिंग में, ये समझ लीजिए। ZPD में जो होता है बेटा, बीच में सहायता दी जाती है, जो कि कैसी होती है, स्थायी होती है। ठीक है, जबकि इसके फोल्डिंग में शुरुआत में सहायता दी जाती है, जो कि कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक, तो ZPD में कब दी जाएगी, इसके फोल्डिंग में समस्या समाधान में बीच में लग जाने पर बच्चे के क्या देना, सहायता देना, क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। और शुरुआत में जब सहायता दी जाएगी तो उसको फोल्डिंग कहलाया जाएगा। शुरुआत में जैसे कि साइकिल चलवाना, हाथ पकड़कर उंगली या उंगली पकड़कर चलाना सिखाना, ये सब इसके फोल्डिंग में एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिलहाल हमसे पूछा है कि भाषा विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। तो इन्होंने कहा है, लेव वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा पहले है और विचार क्या है, बाद में है। विचार बाद में है। तो भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की ये सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक क्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा क्या पड़ता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उदाहरण है, जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और बच्चे आपस में ही अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये कौन कहता है, लेव वाइगोस्की ने किस पर महत्व दिया है, इन्होंने खेल पर महत्व दिया है। खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सृजनात्मकता मैंने लास्ट वीडियो में, यानी कि जब थ्योरी क्लासेस चल रही थी तब आपको बताया था। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, अन्वेषण खोजना, नवाचार करना। ठीक है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को क्या किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, खोजते हैं। उनकी सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का क्या होता है बेटा, विकास होता है। और वे नए नए तथ्यों को जानने की भी क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, केवल अनुकरण द्वारा सीखते हैं। देखो केवल शब्द CTET में क्या होता है, नेगेटिव होता है, काट दीजिए। और सृजनात्मकता अनुकरण द्वारा नहीं होती है, लगातार अभ्यास और दोहराकर, ये भी सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आती है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा द्वारा, देखो अध्यापक केंद्रित शिक्षा तो वैसे भी ही नहीं चल रही है इस टाइम। कौन सी केंद्रित चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है और वो क्या हो जाएगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। देखो लास्ट की वीडियो में, जो बिल्कुल थ्योरी क्लासेस की लास्ट वीडियो थी, उसमें सारे आपको अधिगम अक्षमताएं कराई गई थी। और मैंने आपको बताया था गुणज वैफल्य, गुणन यानी कि डिसकैलकुली या कैलकुलेशन यानी कि गणित से संबंधित विकार है। ये किससे संबंधित विकार है, गणित से संबंधित विकार है। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यालयों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आर्थिक रूप से बच्चे आपके स्कूल में आए हैं, ऐसा समझिए, तो आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लासेस में, जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस देखी हुई वो इसका आंसर कमेंट में मुझे दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। मैंने आपको बताया था कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक आया है तो आप क्या करेंगे। देखो, आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर आया तो आप क्या करेंगे। देखो, ऐसे बालकों को सरकार मिड डे मील योजना दे रही है ना। ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति भी दी जाए बेटा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर अवंचित बालक हैं। इनके लिए मुफ्त में पुस्तकें, लेखक, स्कूल बैग आदि भी दी जाए। ठीक है। ऐसे बालकों को ज़रूरत पड़ने पर आगे ले जाकर कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ये तो इनको दिया जाना चाहिए स्कूल में। और क्या करना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि भेदभावात्मक करना चाहिए। देखो, भेद नहीं करना चाहिए, मैंने अभी बताया। अलगाव अलग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। कह रहा है साम्यता पर आधारित होना चाहिए। नहीं, साम्यता पर आधारित नहीं होना चाहिए, समानता पर, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ही होगा शायद इसका आंसर 18 का। बिल्कुल, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। समानता का मतलब होता है सभी को समान देना, अधिकार देना। ठीक है। लेकिन साम्यता का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जहाँ से आया है उसकी उन चीज़ों को पूरा करना। अगर आप समानता रखेंगे, जैसे कि किसी की कक्षा में आप जो कुशाग्र बुद्धि है या सृजनात्मक बालक है उसको आप 10 सवाल दे रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से पीछा बालक आया है, ठीक है, उसे आप 10 सवाल नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से ही वो थोड़ा सा क्या है, घबराया हुआ है। उसको आप अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अच्छे से। और आपका देखो, छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया से बच्चे जो होते हैं, प्रक्रिया को अपनाने से क्या होता है, बच्चों में हीन भावना नहीं पाई जाती। बच्चों को ऐसा नहीं लगता है कि यार वो उन्हें ज़्यादा समझ रहे हैं, मुझे कम समझ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं। तो ये इन चीज़ों से बच जाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी कक्षा से आपका, समावेशी कक्षा में क्या है, शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से, बहुल रूप से। क्वेश्चन नंबर 19, देखो, एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल का मतलब होता है बहुत अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिगम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि कक्षा में सभी प्रकार के बालक हैं, यदि आप सभी के प्रकार को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बहुल का रूप नहीं आ पाएगा। बहुल का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग शिक्षा शास्त्र आपको देना, बहुत तरीके से। ठीक है। अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों को तक सूचना पहुँच जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बहुल रूप से बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। कहता है व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा अभी मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, एक समावेशी कक्षा में शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। ठीक है। करेंगे क्या, यदि कोई बच्चा पैर से विकलांग है तो आप क्या करेंगे, या तो उसको सरकारी व्हीलचेयर आती है वो दिया जाए, या उसकी क्लास को आप छत पर रख रहे हैं तो छत पर रखें। अगर तो फिर ऊपर कैसे जाएगा, तो उसके लिए आप लिफ्ट का इंतज़ाम करेंगे। तो अगर वो किसी भी तरीके से दिव्यांग है तो आप उसके ही अनुसार करेंगे। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र तथा दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लासेस में। तो जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस देखी हुई है वो अच्छे से डील करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। अधिगम प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। कहता है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम लगातार चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन हमसे ठीक वाला नहीं पूछा है, गलत वाला पूछा है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। कहता है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक है, यही गलत है। मैंने आपको बताया था अधिगम की जो गलतियाँ होती हैं, बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो अधिगम का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अप्रासंगिक है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है और यही हमसे पूछा था।
ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे कहता है कि अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित होता है। बिल्कुल, पर्यावरण कारकों पर आधारित होता है, व्यक्तिगत होता है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। बिल्कुल चक्रीय रूप से ही होता है ये। फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बच्चों को बारंबार ये बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। देखो, बार बार अगर आप बच्चों से ये बोलेंगे तो उसका सबसे पहले तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, बच्चा अधिगम के प्रति कैसा हो जाएगा, अनुत्प्रेरित हो जाएगा। यानी कि अनुत्प्रेरित यानी कि हम इसे बोल सकते हैं निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चे में ये हीन भावना आ जाएगी। कैसी आ जाएगी भावना, हीन भावना, कि वो अमुक चीज़ को सीखने में असमर्थ है। ठीक है, अतः सीखने की प्रक्रिया से वह दूर हो जाएगा। हल्के 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 करके अगर आप ये बोलते रहेंगे तो वो दूर हो जाएगा। कहता है बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा यार प्रभाव। अगर बार बार आप ये बोलोगे तू नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तू कुछ तुझसे कुछ नहीं होगा, तो इससे फ़र्क पड़ेगा माइंड पर। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। अधिगम के प्रति अभिप्रेरित तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अधिगम की गति तेज़ी से आ जाएगी। देखो तेज़ी कैसे आ जाएगी, बच्चे में अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित ऑब्लिक लगा हुआ है हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं।